आरक्षण एक ऐसा लफ्ज जिसमें जरूरत, मजबूरी, स्वाभिमान, अधिकार और सियासत आदि आते हैं। न जाने कितने ही भाव मौजूद हैं जिनकी कुछ शब्दों में व्याख्या करना बेहद कठिन काम है। फिर भी हम इसे छेड़ने की हिमाकत जरूर करेंगे, क्योंकि आरक्षण हासिल करना किसी के लिए मजबूरी है तो किसी के लिए जरूरी है। हक की आवाज स्वाभिमान का सवाल बन जाती है। सत्ता की कुंडी खड़कानी पड़ती है। सियासतदानों की कुटिल चालों से भी बचना पड़ता है। आखिर क्या बला है यह आरक्षण, जिसको लेकर हमारे देश में कभी विरोध के सुर उठते हैं तो कभी सन्नाटा छा जाता है। इसकी आग इतनी निर्दयी है कि आपसी रिश्तों को भी नहीं छोड़ती। नेता लोग रोटी सेकते रहे, जनता खून के आंसू रोती रही। लम्हों की खता का दर्द पीढ़ियां तक नहीं भूल पाती। एक ऐसा ही आंदोलन था हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन। इसकी आग की लपटें इतनी गहरी फैली कि आज तक लोगों के दिलो दिमाग से वो मंजर नहीं निकल पाता। हम आपको ये भी रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में कैसे शुरू हुई जाट आरक्षण की मांग। सालों तक कैसे चला सिलसिलेवार आंदोलन, कैसे मिला आरक्षण और कोर्ट ने क्यों किया इसे रद्द। एक शांतिपूर्ण आंदोलन फरवरी 2016 में कैसे हिंसक हो जाता है, इसकी भी तफ्तीश करने की कोशिश करेंगे और उन लोगों को भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जो किसी न किसी रूप में इस हिंसक आंदोलन की चपेट में आए। उनसे भी सवाल करेंगे जिनके ऊपर गंभीर आरोप है या फिर जिन्होंने इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली थी, लेकिन डोर उनके हाथ से निकल गई। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जाट, जो कि एक मार्शल कौम है, देश की रक्षा करने और देश का पेट भरने में सबसे अव्वल है, जिसके कंधों पर भारतवर्ष की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का बड़ा दायित्व है। वे कौम कैसे आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतर आई। कभी खुद ही आरक्षण को ठुकराने वाले जाट क्यों इसे हासिल करने के लिए मैदाने जंग में आ खड़े हुए। दरअसल सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी होने के कारण जाट जाति मुख्य तौर पर खेती पर ही निर्भर रहती है। घर में अगर कोई बच्चा पढ़ लिख जाए तो वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता है या फिर वह भी खेती के काम में ही हाथ बटाता है। 90 के दशक तक जाटों के पास आजीविका का सिर्फ एक ही विकल्प होता था और वह था खेती। आजादी के बाद से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जाट की जौत का आकर घटता गया। उसकी आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। शिक्षा के अभाव में तब तक वह इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। देश में आर्थिक सुधार शुरू हो गए। जाट, जो कि मूलतः किसान है, उसको भी समझ में आ गया कि अब सिर्फ खेती से काम नहीं चलेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, वरना एक दिन जौत का आकार घटकर इतना रह जाएगा कि एक चारपाई जितनी जगह भी नहीं बच पाएगी। इससे पहले देश में 2 बार पिछड़ी जातियों के सर्वेक्षण में जाटों को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा माना गया, लेकिन जाटों ने इसे अपनी शान के खिलाफ माना। यह पिछड़ेपन की ही निशानी थी कि मंडल आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि जाट अपने आप को पिछड़ा मानना अपने स्वाभिमान के खिलाफ मानते हैं, क्योंकि उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया गया। हालांकि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को सरकार को सौंप दी थी, लेकिन सत्ता फिर से इंदिरा गांधी के हाथों में आने के बाद 10 साल तक ये रिपोर्ट धूल फेंकती रही। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 13 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस रिपोर्ट को लागू कर दिया, जिसका देश भर में सवर्ण जातियों ने विरोध किया। जाट समाज और चौधरी देवीलाल ने भी इस रिपोर्ट का विरोध किया था। जाट जाति की समकक्ष जातियों अहीर, गुर्जर, सैनी आदि किसान जाति पिछड़े वर्ग में शामिल हो चुकी थी। इस भूल का जब जाटों को एहसास हुआ, तब तक जाट अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो चुके थे। हालांकि 5 सितंबर 1990 को चौधरी अजीत सिंह ने 101 सांसदों के हस्ताक्षर करवाकर प्रधानमंत्री वीपी सिंह को पत्र भी सौंपा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
इस तरह से जाट अपनी ही गलतियों के कारण आरक्षण से महरूम हो गए। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि हरियाणा में इसके बाद किस तरह से आरक्षण की मांग उठी, कैसे चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में आरक्षण दिलवाया, किसने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर जाट आरक्षण को रद्द करवाया, भूपेंद्र हुड्डा के शासन में कैसे शुरू हुआ जाट आंदोलन, कहां बना आंदोलन का केंद्र, कैसे दिया आरक्षण और क्यों हुआ रद्द। जानिए जाट आरक्षण आंदोलन की सच्ची कहानी।